कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं कंचन। हम क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का पैटर्न चल रहा है। मैं इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी करा चुकी हूँ और सेकंड चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देखकर सीख सकते हैं कि इस वीडियोस में क्या क्या है। आज ये हमारा 3rd पार्ट है। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा वास्ट है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ जिनसे आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। आज हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को फिनिश करने की, लेकिन अगर नहीं होता है तो हम इसका पार्ट 4 लेकर आएंगे। दिस इज पार्ट 3rd, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। क्योंकि हम फिजिकल फीचर्स पढ़ रहे थे, भारत का जो भौतिक स्वरूप होता है उसके बारे में पढ़ रहे थे। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दोज वीडियोज विच ऑन यूट्यूब, तो आप उनसे जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या फिजिकल फीचर्स होते हैं। आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। हिमालयस माउंटेन्स कंप्लीट हो गया हमारा, राइट। और हमारा नॉर्थर्न प्लेन्स भी हो गया था, यानी कि उत्तरी मैदान भी हो गए थे। उनमें हम माउंटेन्स और रिवर्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। उसी के साथ साथ आज हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे और वो टॉपिक है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। मैंने आपको बताया था वीडियोस में कि पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होते हैं, फिर भी एक बार आपको डिफाइन करती हूँ। जैसे भारत का इस तरीके से जो क्षेत्र है, यानी विच एरियाज कवर्ड 3 साइड कवर्ड विद वाटर्स। इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, राइट, बे ऑफ बंगाल। इधर आपका अरेबियन सी है, यानी कि ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल, एंड वेस्ट में अरेबियन सी, एंड साउथ में आपका पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, राइट। तो ये आपका जो तीनों ये पार्ट जो आपका ये बना हुआ है, ये कैसे गिरा हुआ, पानी से गिरा। यहाँ वाटर है बेटा, क्या है यहाँ पूरा वाटर है। तो इसी क्षेत्र को हम पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है क्या। फिर से एक बार बताती हूँ मैं आपको कि जो क्षेत्र हमारा 3 साइड से पानी से घिरा हो उसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रायद्वीप पठार के बारे में कुछ तो मैंने इसमें जो कुछ लाइन्स थी, कुछ जानकारी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी, लेकिन उससे ज्यादा जो इसकी फॉर्मेशन है, किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन है, हम इनके बारे में आज इसको स्टडी करेंगे। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्राइस्टलाइन। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यानी कि जो ये वाला हमारा जो भूभाग है भारत का, उसका जो फॉर्मेशन है किस टाइप की मिट्टी से बनी हुई है, इसकी टेबल नुमा फॉर्मेशन है इसकी। यानी जो इसका जो प्लेट्यू क्या होते हैं, पठार होते हैं। क्या होते हैं बेटो, पठार होते हैं। तो ये पठार जो है उसकी जो फॉर्मेशन, जो यहाँ की मिट्टी वो कैसी है, टेबल नुमा है। इट मीन्स मान लो यहाँ से अगर आपका ऊंचा है और ये समतल है, यानी ये वाला जो मैदान कैसा है आपका, समतल है और प्लेन है। और फिर इसके बाद यहाँ पर थोड़ा अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा नीचे साइड में कैसा है, ढलान टाइप में, कैसा है, थोड़ा ढलान है। जैसे टेबल होती है ना, ऊपर से नीचे समतल होती है, फिर नीचे साइड में गड्ढे होते हैं। तो इसी तरीके से ये आपका जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इस तरीके से फॉर्मेशन में बना हुआ है। कैसी फॉर्मेशन है उसकी, टेबल लैंड फॉर्मेशन है, जो कि ओल्ड क्राइस्टलाइन से बनी हुई है। यानी कि पुरानी जो क्रिस्टलीय आग्नेय शैलें होती थी, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बनी हुई है। जो प्रायद्वीप पठार है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, वो किस किस से चीजों से बना है, एक तो टेबल लैंड है उसका फॉर्मेशन, और किन किन चीजों से बना है, क्राइस्टलाइन और इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। यानी क्राइस्टलाइन, आग्नेय और मेटामॉर्फिक यानी जो रूपांतरित शैलें होती हैं उनके द्वारा ये चीज बनी हुई है। ये वाला जो क्षेत्र हमारा इन चीजों से बना हुआ है। ओके, इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड and thus making it a part of the oldest landmass. The plateau has broad and shallow valleys and round hills. जो आपका ये जो प्लेट्यू है, यानी जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यहाँ का जो गोंडवान नाम की जो भूमि है, जो गोंडवान है, यहाँ की जो जैसे टूट जाती है ना,
तो फिर जो उसका क्षरण है, जैसे कोई मान लो कोई जमीन है इस टाइप से, अब मान लो ये इतना हिस्सा इसका टूट जाता है, तो जब इतना हिस्सा जो टूट गया ये थोड़ा अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है, तो ये इस वजह से इसकी टेबल नुमा फॉर्मेशन बन जाती है। तो ये है कि जो गोंडवान जो भूमि है इसके टूटने से बनने के कारण यह काफी पुराना इसका हिस्सा है, जो ये वाला जो हिस्सा है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का, क्योंकि ये गोंडवाना जो लैंड है तो ये इसकी जो पार्ट हो जाती है, तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो उसका टेबल नुमा फॉर्मेशन है, उसका टेबल टाइप से बनी हुई है। इसकी जो मिट्टी है कि कहीं ऊंचा प्लेन एरिया है, फिर थोड़ा नीचे ढलान में है, फिर से एक प्लेन एरिया ऊंचाई में है, और इसकी जो फॉर्मेशन हुई है, जो कंपोज्ड किया गया है, वो क्रासलैंड और इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से हुआ है। क्योंकि यहाँ का जो गोंडवाना लैंड है, ये एरिया है जो गोंडवाना लैंड है, यानी गोंडवाना जो भूमि है उसकी ड्रिफ्टिंग होने की वजह से, यानी छोटे टुकड़ों में टूटने की वजह से इसके जो पार्ट हैं वो काफी पुराने हैं। जो यहाँ की जो लैंड के जो पार्ट हैं गोंडवाना भूमि के, वो काफी पुराने हैं। द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंड हिल्स, यानी इस प्लेट्यू की यानी इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली, ब्रॉड एंड शैलो है ना, तो चौड़ी तथा छिछली घाटियां हैं। क्या है? घाटियां। वैली क्या होती है? घाटियां हैं। एंड राउंडेड हिल्स, और जो इसकी पहाड़ियां हैं वो किस टाइप की हैं? राउंडेड हिल्स है। जैसे कुछ पहाड़ियां इस टाइप से होती है ना, पर्वतनुमा इस तरीके से, तो इसकी पहाड़ियां ऐसे ना होकर कुछ इस फॉर्मेशन में है, ऐसे, ये ठीक है। इसकी जो पहाड़ियां हैं वो इस तरीके से फॉर्मेशन में है, ठीक है ना। इसकी राउंडेड हिल्स में This plateau consists of two broad divisions, namely the Central Highlands and Deccan Plateau. इस प्लेट्यू को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है, जिसका एक तो है सेंट्रल पार्ट, कौन सा है? सेंट्रल हाईलैंड है, और सेकंड है डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है? दक्कन का पठार। और हाईलैंड क्या है? मध्य भूमि। क्या है इसका? मध्य भूमि है। तो ये इसकी फॉर्मेशन है, यानी कि अब ये देखो, मैं इसको इरेज करती हूँ, मैं आपको फिर से दोबारा इसका पिक्च डायग्राम बना के समझाती हूँ। एक सेकेंड इरेज कर लो थोड़ा। तो ये जो आपका मान लीजिए, ये जो पेनिनसुलर हमारा प्लेट्यू है, राइट, इस तरीके से, तो यहाँ का जो इस दो भागों में, ये क्या है? दो भागों में डिवाइड है। तो एक को तो हम क्या कहते हैं? दक्कन का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? दक्कन का पठार कहते हैं। और एक कहते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड्स। तो जो हमारा दक्कन का पठार है, और जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, यानी जो बीच वाला जो भाग है हमारा भूमि का, ये हमारा थोड़ा हाई है, यानी थोड़ा ऊंचाई है। और जो ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये थोड़ा टेबल नुमा है ना, तो थोड़ा यहाँ नीचे ढलान से आ जाती है, तो इस वजह से ये वाला जो पार्ट है हमारा कैसा है? थोड़ा छिछला सा है, यानी थोड़ा शैलो है। और हाईलैंड कहाँ का है? यानी ऊंची भूमि कहाँ की है? आपकी सेंट्रल लैंड की। तो आई होप ये दक्कन का पठार किसे बोलेंगे? जो सेंट्रल भूमि के नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम दक्कन का पठार बोलते हैं, या डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। और जो हाईलैंड है, जिस जगह का आपका हाईलैंड आती है, जहाँ की भूमि ऊंची है, उसको हम सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं। इसको दो चीजों में डिवाइड किया गया है। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग to the north of the Narmada River, covering a major area of the Malwa Plateau, is known as the Central Highland. कि जो ये प्लेट्यू है इसको हमने दो भागों में विभाजित किया हुआ है। फिर इसका जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसका जो नॉर्थ साइड का जो एरिया है, देखो फिर से बनाती हूँ छोटा सा डायग्राम, ये यानी ये ईस्ट साइड का हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया आपका, और ये साउथ हो गया। तो जो आपका ये नॉर्थ वाला जो एरिया है, ये वाला, राइट, ये वाला जो एरिया है आपका नॉर्थ एरिया है, वो कैसा आपका? वहां से होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा रिवर बहती है। कौन सी नदी बहती है? यानी आपके जो नॉर्थ साइड का जो प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, वहां होकर नर्मदा नदी बहती है। और किसको कवर? ये बहुत ज्यादा एरिया, जो हमारा पेनिनसुलर रिवर का जो ज्यादातर जो एरिया है, नर्मदा नदी इसी को कवर करती है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया हो कि जो हमारा हाई लैंड है, सेंट्रल लैंड है,
राइट, और एक हमारा डेक्कन प्लेट्यू है। जो डेक्कन प्लेट्यू हमारा नॉर्थ साइड में यानी सेंट्रल पार्ट है, और उसका जो एरिया में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा रिवर बहती है, जो कि इस भूमि का ज्यादा से ज्यादा भाग कवर करती है। फिर जो इसी को जो हमारा जो क्योंकि ये नर्मदा नदी बहती है, फिर इसी को हम मालवा प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं, कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू। अब इस जो हमारा जो नॉर्थर्न एरिया था वो क्या था, हमारा मालवा प्लेट्यू, और जो हमारा इधर साइड का जो एरिया था वो क्या था, दक्कन प्लेट्यू। जो इधर साइड का जो एरिया है वो क्या हमारा, मालवा प्लेट्यू, ये नॉर्थ साइड का, ये वाला जो मैं आपको ये डार्कनेस कर रही हूँ, ये एरिया कौन सा हमारा, मालवा प्लेट्यू, और ये कौन सा हमारा, दक्कन प्लेट्यू, यानी दक्कन का पठार और मालवा का पठार। और जो हमारा नॉर्थ साइड का जो एरिया है और मालवा का जो एरिया है, ये पूरा कौन सी नदी कवर करती है, नर्मदा नदी कवर करती है। इज नोन एज अ सेंट्रल हाईलैंड, और इसको हम सेंट्रल हाईलैंड यानी मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावली हिल्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट। यानी कि जो आपकी विंध्या रेंज है, कौन सी रेंज, विंध्या रेंज, जो पहाड़ियां चलती है ना, जो फॉर्मेशन में पहाड़ियां चलती हैं, जो विंध्या रेंज है इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज। जो विंध्या रेंज है वो दक्षिण में, ईस्ट नॉर्थ अभी बताया था ना मैंने आपको, इधर ईस्ट है, वेस्ट है और ये नॉर्थ, यानी कि दक्षिण नॉर्थ। तो इधर साइड का ये पार्ट हो गया ना, ये वाला पार्ट, ये राइट। तो इधर का जो पार्ट है इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, विंध्या रेंज। यहाँ की जो पहाड़ियां हैं वो क्या कहलाती है, विंध्या रेंज। और ये सतपुरा रेंज यानी जो दक्षिण पश्चिमी दक्षिण का जो पार्ट है वो किस नाम से जाना जाता है आपका, विंध्या रेंज कहाँ है, दक्षिणी पार्ट में। और सतपुड़ा रेंज आपका किधर है, उत्तरी पश्चिम में। जो सतपुड़ा रेंज है आपका, ये विंध्या रेंज कहाँ है आपका, दक्षिण में, और जो सतपुड़ा रेंज है वो साउथ में यानी कि दक्षिण में है। देखो इधर जो आपका क्या है, ये विंध्या रेंज है, ये वाला पार्ट मैं फिर से कर रही हूं, ये यहाँ क्या है आपका, विंध्या रेंज, राइट। और सतपुड़ा रेंज किधर है, दक्षिण में कह रहा है ना, तो सतपुड़ा रेंज आपका इधर आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट है ये। यहीं पर आपकी अरावली हिल्स है आप, और जो अरावली हिल्स है इट मीन्स जो राजस्थान का जो पार्ट है आपका, अरावली हिल्स वहीं पड़ती है। जो आपकी अरावली हिल्स पड़ती हैं वो कहाँ है, आपका जो राजस्थान वाला जो पार्ट है ना इंडिया का, वहां पर आपको अरावली हिल्स पड़ती हैं, जो कि नॉर्थ वेस्ट में कहलाते हैं। किस एरिया में कहलाती है, नॉर्थ वेस्ट में। फिर से एक बार समझ लो कि जो विंध्या रेंज है, जो विंध्या रेंज आपका क्या है, दक्षिण में। सतपुड़ा जो रेंज है वो उत्तर पश्चिम में, कहाँ है, उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट में। और नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स से घिरी हुई है। वहीं पर नॉर्थ वेस्ट में क्या है, अरावली हिल्स भी है, जो कि अरावली हिल्स किस में पड़ती है, सतपुड़ा रेंज में पड़ती है। और अरावली हिल्स सतपुड़ा रेंज में पड़ती है, इट मीन जो अरावली है वो किस स्टेट में स्थित है, वो राजस्थान वाले एरिया में स्थित है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक इतना समझ में आया होगा। बच्चों ये थोड़ा फिजिकल ज्योग्राफी है, इसलिए ये हमें थ्रू द मैप के जरिए ही समझ में आ सकता है। जो भी चीजें मैंने आपको मैप पे शो कराने के लिए बोली थी, आप कोशिश करें 3-4 मैप खरीदें और उससे आपको फॉर्मेशन जैसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उसके बाद वो पॉइंट आउट करें फिजिकल मैप पे। यू हैव टू परचेज physical map of India and you can draw these lines where it is Satpura range and where it is Vindhya ranges and where is Malwa plateau and Deccan plateau like so on, right? तो आपको ये जो प्रैक्टिस करनी है वो आपको मैप के थ्रू ही प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि आगे आने वाला जो वीडियो होगा मैं पूरे मैप के जरिए ही आपको समझाऊंगी। ये आपकी अभी बुक से मैं समझा रही हूँ आपको, फिर थ्रू द मैप में आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी आफ्टर कंप्लीट दिस चैप्टर्स एंड कंप्लीट दिस बुक ऑल्सो। पहले हम बुक का एक्सप्लेनेशन समझेंगे, फिर थ्रू द मैप हम इसको स्टडी करेंगे, इसलिए हम इसको डिटेल में समझ रहे हैं, फिर हम उसको ब्रीफली समझेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट है आपका द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। अब मैंने बताया था जो अरावली हिल्स किधर है, राजस्थान में। वहीं पर क्या आपका विंध्या रेंज है, और इसी वजह से जो पश्चिम में
जो आपकी जो कि राजस्थान है, तो वहां का जो एरिया है कैसा आपका, बलुई सैंडी यानी पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। जो वहां का एरिया है राजस्थान का वो कैसा आपका, सैंडी है, राइट, थोड़े थोड़े कंकड़ पत्थर से है, रॉकी है, डेजर्ट है, वहां के क्या है, मरुस्थल है, कहां पर, राजस्थान में। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन, यहाँ की जो नदियां हैं, इस क्षेत्र में नदियां तो बहती हैं, लेकिन क्या होता है, कौन कौन सी नदी बहती हैं, यानी जो नदियों का बहना तो बहते हैं, लेकिन इन नदियों में क्योंकि वहां का जो डेजर्ट है, वो उन नदियों का पानी आने के बावजूद भी वो जो डेजर्ट है, वहां का जो मरुस्थल है ना राजस्थान का, तो नदियों का पानी पूरा सोख लेता है। और जो राजस्थान में जो बहने वाली जो नदियां हैं कौन कौन सी हैं, चंबल, राइट, सिंध एंड बेतवा एंड कैन, कौन कौन सी हैं, सिंध, चंबल, बेतवा एंड कैन, इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ, ये किस साइड में बहती है आपका, साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट में बहती है। मैं आपको फिर से एक बार ले चलती हूँ, मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर से एक और मैप बनाती हूँ। यहाँ पे देखो बच्चों, आपका यहाँ पर वेस्ट साउथ में आपका यहाँ, और ये आपका नॉर्थ, यही नॉर्थ है ना, नॉर्थ, और इधर ईस्ट, तो आपका ये नॉर्थ ईस्ट में क्या है, आपकी सतपुरा रेंज है, और सतपुरा रेंज है, और यहीं पर आपका अरावली हिल्स है। तो ये ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम राजस्थान का पार्ट कहते हैं। और यहाँ से जो नदियां बहती है कौन कौन सी, बेतवा, चंबल, सिंध और कौन सी थी, कैन। फिर से सुन लो, राजस्थान की नदियां चंबल, सिंध, बेतवा एंड कैन, जो कि किधर से बहती हैं, दक्षिण पश्चिम से बहती हैं। किधर से बहती हैं आपका बच्चों, दक्षिण पश्चिम, इट मीन्स इधर से आती हैं, ये है ना, ये इधर से फ्लो होकर आती हैं ऐसे रेंजेस से। फिर यहाँ पे राजस्थान में आके, क्योंकि यहाँ का जो फॉर्मेशन है इधर से होकर आती है ये, ठीक है, हिल से, रेंजेस से। फिर यहाँ का जो राजस्थान का जो एरिया है वो कैसा है, आपका डेजर्ट एरिया है, मरुस्थल एरिया है, जिसकी वजह से जो इन नदियों का पानी वो डेजर्ट एरिया पूरा सोख लेता है। और सोख, इतना सैंडी एरिया है वहां का, जो वहां की सबकी सारी चीजें, इस वजह से क्या होता है कि जो वहां के पानी सोख लेते हैं ना वहां का मरुस्थल, इस वजह से वहां ज्यादा खेती बाड़ी नहीं हो सकती, वहां का जो एरिया है वो ज्यादा एग्रीकल्चर फॉर्मेशन से फर्टाइल नहीं है। ओके, तो द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट, यानी कि जो सेंट्रल हाईलैंड था हमारा, जो ऊंचाई वाला जो बीच का मध्य भाग था जो हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू का, आर वाइडर इन द वेस्ट, जो ये बहुत ज्यादा चौड़ा है, किधर साइड में, वेस्ट में, बट नैरो इन द ईस्ट, लेकिन ये ईस्ट में कैसा है, नैरो है, सकरा हुआ है। इसी वजह से तो हम जो चौड़ा है उसको क्या कहते हैं, मालवा प्लेट्यू, जो थोड़ा सकरा सा है, जो सकरा है उसी को हम दक्कन प्लेट्यू कहते हैं। द ईस्टर्न वर्ड एक्सटेंशंस ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द, जो बेटा आपका ये ईस्टर्न साइड में जो आपकी से जो नदियां बहती हैं, यानी जो आपकी जो नदियां ये आती हैं ना, जो आपका जब ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन होता है, यानी कि जो हम ईस्ट साइड में बढ़ते हैं, तो वहां का जो प्लेट्यू है, जो वहां का लोकल का जो प्लेट्यू है, उसको हम बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जानते हैं। फिर से एक थोड़ा सा मैप यहाँ पर ड्रॉ करके बताती हूँ मैं आपको, इधर साइड में छोटा सा, ये जो इधर वेस्ट और वेस्ट साउथ का जो पार्ट था हमारा, वेस्ट साउथ का पार्ट था, वो क्या था हमारा, मालवा प्लेट्यू, और यहाँ का जो पार्ट कैसा है, वो हाईलैंड है, राइट। फिर इधर साइड में जब ईस्ट की साइड में आते हैं तो ये पार्ट हमारा कैसा है, नैरो पार्ट, जिसको हम दक्कन का पठार कहते हैं। जो हमारा ईस्ट साइड का जो पठार है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से। यानी इस वाले जो पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं, जिसको मैं ये आपका ये स्केच कर रही हूँ ना, ये इसको किस नाम से जानते हैं, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि वाटरफॉल है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है आपका द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टर्न एक्सटेंशन,
जो आपका जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये भी तो दक्कन की पठार की साइड में है ना छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो जो हमारा जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, वो किधर आता है, ईस्टवर्ड में आता है, ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। और क्योंकि जो हमारा ईस्ट वाला जो पार्ट है उसको हम किस नाम से जानते थे, दक्कन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू के नाम से जानने के बाद जो हमारा उसको हम छोटा नागपुर कहकर भी बुलाते हैं, जहां हमारी दामोदर नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, दामोदर रिवर बहती है। द दक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर है, इसका जो दक्कन प्लेट्यू है वो कैसा है, ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ है। लैंडमास द लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, जो कि नर्मदा के साउथ में इसका लैंडमास है। जो हमारा दक्कन प्लेट्यू है वो कैसा है, ट्रायंगुलर यानी त्रिभुजाकार में है, ठीक है। और ये यहां से जो नदी बहती है वो कौन सी है, नर्मदा नदी है। फिर है इसका सतपुड़ा रेंज फ्रैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। जो सतपुड़ा रेंज थी उधर किधर थी, वो इन द नॉर्थ में थी, जबकि जो यानी कि जो इसके चौड़े जो भूभाग थे, जो सतपुड़ा रेंज की साइड में जो भूभाग है हमारे कैसे है, वो चौड़े हैं। जबकि जो हमारे सतपुड़ा रेंज के तो भाग तो चौड़े थे, ब्रॉड थे, लेकिन जो महादेव और कैमूर हिल्स हैं, यानी जो महादेव और कैमूर की जो पहाड़ियां हैं, मैप ऑफ महादेव और कैमूर की जो पहाड़ियां हैं आपकी, वो एंड द मैकल रेंज, और जो आपकी मैकल रेंज है वो किधर साइड में पड़ती है, आपकी ईस्टर्न एक्सटेंशन में आती है। मैं एक बार फिर से आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये सेंट्रल हिल्स है, इधर हमारी अरावली हिल्स है जो कि सतपुड़ा रेंज में आती है, और जो किधर है हमारी वेस्ट साउथ में, राइट, ये सारा पार्ट। और यहाँ नदी बहती है बेतवा, कैन, चंबल, राइट। और इधर साइड में फिर हमारा ईस्ट पार्ट आ जाता है, दक्कन प्लेट्यू आता है, जिसको हम छोटा नागपुर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ कौन सी नदी बहती है, दामोदर रिवर बहती है। क्योंकि हमारा जो नॉर्थ का जो इधर वाला जो पार्ट था नॉर्थ का, क्योंकि ऊंचाई वाला जो पार्ट है वो काफी ज्यादा चौड़ा है, और यहाँ का जो पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा सकरा हुआ है। और यहाँ की जो हिल्स हैं वो कौन कौन सी हिल्स हैं, महादेव, कैमूर और मेलका रेंज है। यहाँ की हिल्स कौन कौन सी, महादेव, कैमूर और मैका रेंज है, मैका श्रृंखला है। फ्रॉम ईस्ट एक्सटेंशन, क्योंकि ईस्ट में आ जाता ना इधर वाला पार्ट, तो ये क्या है, ईस्ट एक्सटेंशन में यानी ईस्ट साइड में है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड फ्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड एंड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ, लोकली नोन एज द मेघालय। जो बच्चों इसका जो फिजिकल मैप की अगर हम बात करेंगे, जो इसका जो फिजिकल मैप की हम बात करें, जो छोटा नागपुर के जो विस्तार की बात करेंगे, तो जो दक्षिण का जो पठार है वो कैसा है आपका, ऊंचा था। और जो पूर्वी का पठार था वो कैसा था, ढाल वाला था, नैरो था। और इस पठार का जो उत्तर पूर्व में इसका जो हमें एक्सटेंशन देखने को मिलता है, राइट, ईस्ट नॉर्थ में मिलता है, जिसको हम जो हमारा ईस्ट नॉर्थ में जो पार्ट मिलता है उसको वो हमें ज्यादा से ज्यादा ये वाला जो पार्ट, ये है ना, ईस्ट और नॉर्थ वाला जो पार्ट है यहाँ का। और यहाँ साइड में आपका मेघालय भी तो आता है, इधर 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 इस टाइप के जो मेघालय भी तो बनता है यहाँ पे, तो जो मेघालय भी पार्ट आता है। तो जो हमारा ईस्ट वाला जो पार्ट है वो किस वहां पे किस स्टेट के पास आता है, देखो जो सतपुड़ा रेंज और अरावली हिल्स आती थी वो हमारे राजस्थान क्षेत्र में आती थी। बट जो महादेव और कैमूर हिल्स है और जो मेलका रेंज है वो हमारी ईस्ट नॉर्थ में, बट इट इज नियर मेघालय। ये किसके नियर में, मेघालय के नियर में है। ओके, आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। किधर है ये इधर किधर है, ये मेघालय में, ईस्ट साइड में पड़ता है ना आपका मेघालय, तो ये मेघालय के पास में है। इतना तो आया ही होगा। फिर है आपका जो कार्बी एंग्लो है, यानी जो कार्बी एंग्लोंग प्लेट्यू है एंड नॉर्थ चच्चर, जो आपका कार्बी एंग्लो प्लेट्यू है एंड नॉर्थ चच्चर हिल्स यानी कैचर हिल्स, यानी कार्बो एंग्लोंग पठार और उत्तर कचार पहाड़ियां, कचार हिल्स, जो आपका जो कार्बी एंग्लो प्लेट्यू और नॉर्थ कचार हिल्स भी कहां पड़ती हैं आपकी, मेघालय में पड़ती हैं।
इट इज सेपरेटेड बाई अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। और ये किसको अलग करती, छोटे नागपुर को, यानी जो ये पहाड़ियां हैं ना, कार्बी एंग्लो और ये कचार पहाड़ियां, ये किसको, छोटे नागपुर को अलग करती हैं। किसे अलग करती हैं ये, मेघालय और छोटे नागपुर को कौन सी पहाड़ियां अलग करती हैं। आप अगर आ जाए क्वेश्चन तो कैसे बनाएंगे आप लिखेंगे कार्बो एंग्लो प्लेट्यू एंड नॉर्थ कचार हिल्स, ठीक है ना। 3 prominent hills ranges from the west to the east are the Gaurau, the Khasi and the Jayanti hills। जो यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर कुछ मेन यानी कुछ इंपोर्टेंट रेंज हैं, जिनका नाम कौन कौन सा है, यानी ध्यान रखना पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट साइड में कुछ इंपोर्टेंट हिल्स हैं। कौन कौन सी है आपकी, गारो कौन सी है, फर्स्ट इज गारो एंड सेकंड इज खांसी एंड थर्ड इज जयंतिया। कौन सी, थर्ड इज जयंतिया। ओके, आपसे पूछा जाए कि वेस्ट टू हिल्स में कौन कौन सी हिल्स हैं जो इम्पोर्टेंट रेंज है वहां पे वेस्ट टू ईस्ट में, तो आप बताएंगे गारो, खासी एंड जयंतिया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेघालय को छोटा नागपुर से कौन सेपरेट करता है, तो आप बता सकते हो कि कार्बी एंग्लो प्लेट्यू और नॉर्थ कचार हिल्स सेपरेट करती है छोटा नागपुर और मेघालय को। ओके, आई होप इतना तो आपको समझ में आया होगा। फिर आपका ये नीचे नहीं हो पा रहा है, The Western Ghats and the Eastern Ghats mark the western and the eastern edges of the Deccan Plateau respectively। यानी कि जो दक्षिण की जो पठार है और जो पूर्वी की साइड में जो पठार है, उनके जो किस लेवल पर आते हैं वो मार्क हैं, पूर्वी तथा पश्चिम घाट पर स्थित है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या होते हैं, जैसे मैं इधर समझाती हूँ आपको थोड़ा सा, ये इस तरीके से है ना पेनिनसुलर, तो ये वाला जो पार्ट है ये मैं पहले इरेज करती हूँ फिर आपको समझाऊंगी। एक सेकेंड, थोड़ा वेट, बार बार स्लाइड थोड़ी ठीक सी नहीं हो रही है, बट आई हैव ट्राई। इसको इरेज करके यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ मैं। ये आपका देखो, क्योंकि ये पेनिनसुलर आपका इस तरीके से है ना, तो इधर का जो पार्ट हो गया आपका क्या कहलाएगा, ईस्टर्न कोस्ट, और इधर का जो पार्ट क्या कहलाएगा आपका वेस्टर्न कोस्ट। ये कोस्ट क्यों है कि यहाँ इसका ये जो भूभाग है वो किससे घिरा हुआ है, पानी से, तो ईस्टर्न कोस्ट है और ये वेस्टर्न कोस्ट है। इन्हीं के बीच में आपका डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है ना, इन पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट के समांतर ही इधर आपका डेक्कन प्लेट्यू स्थित है, ठीक है ना। फिर आपका वेस्टर्न घाट्स लाइज पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट। जो वेस्टर्न घाट हैं वो आपके कैसे हैं, ये वाले जो आपके वेस्टर्न घाट हैं वो कैसे पैरेलल हैं, लेटे हुए हैं टू द वेस्टर्न कोस्ट की तरफ। दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेज ओनली। और इनको जो हम यानी पासेज क्या होते हैं, दर्रे होते हैं बेटा, यानी कि जो इनके जो पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेलल में है, जो इनकी जो रेंजेस हैं वो कैसी पैरेलल है, लेकिन यहाँ से होके दर्रे क्या होते हैं, जैसे आपको ये पहाड़ी है, ये हिल्स हैं आपकी, वैलीज हैं, घाटियां हैं, और यहाँ से होकर ये जो जाने वाला जो रास्ता है, जिनकी वजह से हम यहाँ से और दूसरी तरफ जा सकते हैं, इसको हम पासेस कहते हैं, यानी कि दर्रा कहा जाता है इनको। यानी दो पहाड़ियों के बीच से होने वाला रास्ता या दो घाटियों के बीच से गुजरने वाले रास्ते को हम पासेस कहते हैं। तो क्योंकि ये पैरेलल है तो यहाँ से कुछ पासेस बने जिनसे हम आना जाना कर सकते हैं। लोकेट द थाल, बहोर, और ये जो हमारे वेस्टर्न साइड में कौन कौन से हमारे ऐसे दर्रे हैं जिनसे हम निकल सकते हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। इनको हम क्या क्या कहते हैं, थाल घाट, पाल घाट एंड भोर घाट के नाम से जानते हैं। इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, ये फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में हम देखकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। आपको पहले बताया था मैंने, जो वेस्टर्न घाट है वो ऊंचा है ईस्टर्न घाट से, तभी तो वहां का जो एरिया कैसा था, हाई सेंट्रल एरिया था, और जो ईस्टर्न साइड का वो कहता था नैरो था। एवरेज एलिवेशन इज 1600, यानी कि करीब इसके 600 मीटर की ऊंचाई है इसकी, और करीब 9 से जो इसका पश्चिम घाट की जो ऊंचाई है वो कितनी है,
टू 1006 मीटर ऊंचा है इसका। जो आपका ईस्टर्न घाट वाला, जो ईस्टर्न घाट का जो एरिया है आपका, राइट, तो वो कैसा आपका हाई है, ऊंचा है। और कितना ऊंचा है, पहले 600 मीटर तो लगभग ये कैसा उसमें फैला हुआ है, बट ये इसकी जो चौड़ाई है, जो इसकी ऊंचाई है, करीब 900 से 1600 मीटर थोड़ा ये ऊंचा है। पूर्वी घाट से ये थोड़ा ऊंचा है। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेंस फ्रॉम द महानदी वैलीज टू द नील नागिर्स इन द साउथ। जो आपकी जो महानदी है, यानी जो महानदी की जो घाटियां हैं और नीलगिरी की जो पहाड़ियां आती हैं तक ये फैला हुआ है। ये ईस्टर्न घाट आपका कहाँ तक फैला था, महानदी वैली टू निगिर्स, वैसे यहाँ नीलगिरी आना चाहिए, नीलगिरी हिल होती है, नीलगिरी तक फैला हुआ है। देखो थ्रू द मैप समझ लो, ये आपका ये है, यहाँ आपका ये वेस्टर्न घाट है, राइट, वेस्टर्न एरिया है। तो ये वाला जो आपके जो रेंजेस आती हैं, ये आपकी रेंज यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियाँ, यहाँ क्या है, नीलगिरी पहाड़ियाँ है। तो आपका महानदी से लेकर और नीलगिरी पहाड़ियों तक ये घिरा हुआ है और ये हाईएस्ट है देन ईस्टर्न कोस्ट। जो वेस्टर्न कोस्ट है वो ईस्टर्न कोस्ट से ज्यादा ऊंचा है। फिर आपका द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड, ये तो देखो पैरेलल था, ये कैसा था आपका, पैरेलल था इस तरीके से, राइट। लेकिन जो आपका ईस्टर्न कोस्ट है वो कैसा, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस मतलब समझते हो, देखो कुछ भूभाग इसका इस तरीके से जाके ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, डिसकंटिन्यूअस इसका मतलब टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से। तो हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट का जो पार्ट है वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, यानी पैरेलल नहीं है। इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये सही बात है, ये बे ऑफ बंगाल की तरफ है। डिसेंटेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, जो यहाँ से रिवर होकर गुजरती है वो कहाँ जाकर गिरती है, इसकी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। द वेस्टर्न घाट्स कॉज और orographic rain by facing the rain bearing moist winds to rise along the western slopes of the ghats। क्योंकि जब यहाँ पे पश्चिमी घाट पे, जो ईस्टर्न साइड में जो भी नदियां होती हैं वो कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, पहली बात तो। फिर ईस्टर्न घाट में क्या होता है, जो पर्वत वर्षा होती है, कैसी वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है आपका, मोइस्ट वाइंड्स, कैसी वर्षा होती है आपकी, पर्वतीय वर्षा होती है। और पर्वतीय वर्षा होने की वजह से जो यहाँ की जो ढाल है वो कैसे है आपका, आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठते हैं। यानी कि जो उसकी वाइंड है वो कैसी है, मोइस्ट है, यानी कि आर्द्र हवा है, नमी नमी सी, यानी हवा में कैसा रहता है, थोड़ा चिपचिपापन रहता है। और यहाँ की से जो हवा बहती है, क्योंकि यहाँ बे ऑफ बंगाल के पास से जो हवा होकर निकलती है वो इस तरीके से, जो मान लो यहाँ से होकर जो हवा निकलती है वो कैसी बहती है, थोड़ी मोइस्ट बहती है, यानी थोड़ी आर्द्र भूमि वाली बहती है, थोड़ी आर्द्र सी रहती है। आपने देखा होगा ना, गर्मियों में थोड़ी चिपचिपा सा मौसम रहता है, हवा चलती है लेकिन चिप 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 सी लगती है हवा में भी। तो यहाँ का भी कैसा है, वो यहाँ की जो भूमि है वो कैसी है आपकी, चिपचिपी सी है। यहाँ की जो हवा है कैसी है, आर्द्र है, मोइस्ट है, ठीक है ना। किधर साइड की, ईस्टर्न की, बिकॉज ऑफ बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। वेस्टर्न घाट को भी हम कई लोकल नामों से जाना जा सकता है। जैसे कि आपका कौन कौन से लोकल्स नेम है, द वेस्टर्न घाट्स आर नोन डिफरेंट लोकल नेम्स। द हाइट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो वेस्टर्न घाट है वो किस तरीके से इंक्रीज होता है, नॉर्थ टू साउथ की तरफ इंक्रीज होता है। फिर आता है द हाईएस्ट पीक्स इंक्लूड द अन्नामलाई। जो वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है, यानी सबसे ऊंची जो चोटी है, कौन सी है, अन्नामलाई चोटी है। और जो वेस्टर्न घाट की जो हिल्स कौन सी फेमस थी, अरावली हिल्स फेमस थी। लेकिन यहाँ ईस्टर्न घाट की जो सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, अन्नामलाई है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर्स ऊंची है। एंड द दोदा बेटा, और कौन सी हिल है, दोदा बेटा, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2637। कुछ बुक्स में ये 637 दे रखा है, कुछ बुक्स में 633, कुछ लगभग ऐसी है, ठीक है ना। सेकंड ये पीक है हाईएस्ट। फिर आपका आता है महेंद्रगिरी। जो महेंद्रगिरी जो आपकी पीक है उसकी ऊंचाई ये 3rd नंबर पर है। ईस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं अभी हम, 3rd नंबर पर आती है ईस्टर्न घाट में। और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग
1501 किलोमीटर, कुछ लोग 500 कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 1501 किलोमीटर हाईएस्ट है। किस दर साइड की ये सारी हिल्स? ईस्टर्न घाट, यानी कि पश्चिमी पूर्वी तट की ये सारी फेमस हिल्स है। राइट, आई होप आपको बच्चों इतना तक समझ में तो आया ही होगा। सेवरॉय हिल्स एंड द जवाड़ी हिल्स आर लोकेटेड, यानी जो सेवराय हिल्स है और जावड़ी जो पहाड़ियां हैं वो लोकेटेड है टू द साउथ ईस्ट। किधर? साउथ ईस्ट में। देखो मैं यहाँ, ये आपका ईस्ट और इधर साउथ है ना। तो जो आपकी जो यहाँ पे कौन कौन सी हिल्स है फेमस? एक तो आपकी अन्नामुड़ी है, सेकंड डोडा बेटा एंड थर्ड इज महेंद्रगिरी। बट जो हम साउथ और ईस्ट की बात करें, यानी कि इधर साइड में, तो जो साउथ और ईस्ट की बात करें वहां की जो कौन सी हिल्स हैं, एक तो शेवाराय है और एक जावड़ी की पहाड़ियां स्थित है। ठीक है ना, साउथ ईस्ट में स्थित है। फिर आपका आता है जो ईस्टर्न घाट लोकेटेड द फेमस हिल्स स्टेशन। जो आपका ईस्टर्न घाट है लोकेटेड द फेमस हिल स्टेशन, जो ईस्टर्न घाट है उनके भी कुछ फेमस हिल स्टेशन है जहां लोग घूमने जाते हैं ना, उनके कुछ फेमस हिल स्टेशन है। जैसे हिल स्टेशनों पे आप लोग जाते हैं ना घूमने, गर्मियों की छुट्टी मनाने जाते हो, ज्यादातर पहाड़ी वाले इलाकों में जाते हो गर्मी से छुटकारा पाने के लिए। तो जो इधर ईस्ट का जो हिल्स है वो कौन सा है? उडमंगलम। कौन सा है? उडमंगलम नाम का एक हिल स्टेशन है जहां लोग बहुत ज्यादा पॉपुलरली है, नोन एज ओटे, इसको लोग किस नाम से और जानते हैं? इसकी पहाड़ियां बहुत ज्यादा फेमस हैं और इसको हम ऊटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऊटी, यानी उडमंगलम स्टेशन हिल्स को हम ऊटी के नाम से भी जानते हैं। एंड कोडई कनाल, कौन सा है ये? कोडई कनाल। जो उडमंगलम जो हमारा हिल स्टेशन है उसको लोग ओटी या कोडई कनाल के नाम से भी जाना जाता है। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। जो पेनिसुलर प्लेट्यू का जो एरिया है, जो क्योंकि मैंने बताया था आपको इस तरीके से जो पार्ट है और इधर साइड का जो एरिया है जो डेक्कन प्लेट्यू है, तो डेक्कन प्लेट्यू की जो सॉइल है वो कैसी है? आपकी ब्लैक सॉइल है। कैसी है? आपकी ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है। और इसी वजह से हम इसको डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। दिस इज वॉल्केनिक ओरिजिन, हैज द रॉक्स आर इग्नियस। यहाँ पे भी ज्वालामुखी है, जो कैसी है? इग्नियस रॉक है, यानी अग्नेय शैलें हैं। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव denuded over time and are the responsible for the formation of black soil। क्योंकि यह ज्वालामुखी है, इसी वजह से यहाँ की जो मिट्टी है वो किस वजह से है? उसी वजह से यहाँ की मिट्टी काली मिट्टी है। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न, पता है आपको अरावली हिल्स किधर साइड में? वेस्टर्न में। एंड द नॉर्थन वेस्ट मर्जिंग ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू, दीज आर हाईली eroded hills and are found as broken hills. They extend from Gujarat to Delhi in a southwest north direction। जो आपका जो डेक्कन ट्रैप है वो किस वजह से? क्योंकि ज्वालामुखी है, राइट, इसी वजह से यहाँ की ब्लैक सॉइल है। और आपका जो अरावली हिल्स है, आपको पता है ना अरावली किधर है? राजस्थान की साइड में। तो राजस्थान और गुजरात की साइड में जो अरावली हिल्स पड़ती हैं वो कैसी है आपकी? वो अरावली हिल्स कहाँ तक फैली हुई है? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट तक। और साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट में आपका गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये फैला हुआ है। इसका जो एक्सटेंशन है, वेस्टर्न घाट का जो एक्सटेंशन है, जो इस टाइप के जो मिट्टी है, जो हमें किस टाइप से जो हिल्स है इनकी, वो कहाँ तक है? गुजरात टू दिल्ली तक है, यानी साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट तक इसका डायरेक्शन है। आई होप बच्चों आपको ये पेनिसुलर प्लेट्यू समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से देखें। ये थोड़ा फिजिकल मैप को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखें, जिससे आपको ये पक्का डेफिनेटली ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर इसके बाद ब्रीफली भी लेके आऊंगी थ्रू द मैप, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम योर बुक्स, बिकॉज जब आपको बुक से अंडरस्टैंडिंग करने में आपको मदद मिलती है ना, तो जब आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेशन देते हैं ना, आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में आपको ये बुक से अंडरस्टैंडिंग किया हुआ ही समझ में आता है, और आप इसी को लिख कर आते हैं आंसर की फॉर्म में इन योर एग्जामिनेशन, राइट।
नेक्स्ट है आपका टॉपिक है द इंडियन डेजर्ट। अब इंडियन डेजर्ट यानी कि भारतीय मरुस्थल, आपको पता है ना भारतीय मरुस्थल जहां हमारा सबसे ज्यादा जो डेजर्ट का पार्ट है किस एरिया में मिलता है, मरुस्थल कहाँ मिलते हैं हमारे ज्यादातर, हमें ये मरुस्थल ज्यादातर किस एरिया में मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे, राइट। तो ये ज्यादातर राजस्थान का जो पार्ट है हम इसी के बारे में समझेंगे कि जो हमारा डेजर्ट है इंडिया का कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है और कितने क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ओके बच्चों, द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। ये मैंने बताया था आपको, अरावली हिल्स कहाँ है आपकी, वेस्टर्न साइड में, और कहाँ है, राजस्थान स्टेट में। तो वहां का जो कैसा है वो डेजर्ट वाला एरिया है, राइट। It is an undulating sandy plains covering with sand dunes। जो किससे कवर हो रखा है आपका, ये बालू के डिब्बों जैसे कवर होकर बालू से ढक रखा है। इसका जो मैदानी इलाका है वो कैसा है, सैंड डंस है और सैंडी प्लेन्स है, कंकड़ पत्थर है और बालू से ढका हुआ है। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल। और यहाँ की जो बारिश बहुत ही कम होती है, बारिश बहुत कम होती है, इसी वजह से तो यहाँ पे डेजर्ट वाला एरिया है। और करीबन कितनी होती है, 150 mm होती है। कितनी होती है, 150 mm पर ईयर होती है। जो इसकी बारिश जो मापते हैं ना कि कितनी बारिश हुई है, तो यहाँ पर ईयर 150 mm ही बारिश हो पाती है। इट हैज एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। इसी वजह से यहाँ की जो वेजिटेशन है बहुत ज्यादा कम है, जो यहाँ की वनस्पतियां बहुत ही कम है, बिकॉज ऑफ यहाँ बारिश ही नहीं होती है। स्ट्रीम अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जब नदी होती है तो हमें छोटी छोटी नालियां टाइप्स में नदी देखने के लिए मिलती है। स्ट्रीम्स क्या होती है, जो छोटी छोटी नाली टाइप्स में जो नदी होती है वो कब देखने को मिलती है, हमें रेनी सीजन में देखने को मिलती है, जब बारिश होती है। Soon after the disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. Luni is the only larger river in this region। तो यहाँ पे हमें छोटी छोटी स्ट्रीम देखने की मिलती है और यहाँ की जो, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से पानी नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से पानी नहीं मिलता है, और जो यहाँ की नदियां हैं समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, रीच द सी। जो यहाँ की नदियां हैं, जो यहाँ की बारिश का जो पानी है वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है। इसी वजह से लूनी इज द ओनली लार्जर रिवर इज दिस रीजन। इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी लार्जर रिवर है, जो यहाँ पे बहुत सारी जो बारिश होती है लेकिन वहां का जो नदियां जो पानी स्ट्रीम बनाती है वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। इसी वजह से यहाँ पे कैसा एरिया, डेजर्ट एरिया है। और इसी वजह से ये जो यहाँ की जो लूनी रिवर है, केवल एक लूनी रिवर एक ऐसी है जो यहाँ की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। किस एरिया की, डेजर्ट वाले एरिया की, डेजर्ट वाले एरिया की यानी मरुस्थल वाले एरिया की। More prominent near the Indo-Pakistan boundaries. If you visit Jaisalmer, you may go to see a group of branches. अगर आपको ये जो हमारा एरिया है डेजर्ट वाला, तो आपको इंडो पाकिस्तान में जो हमारा भूभाग है ना, जो कुछ भूभाग पाकिस्तान की तरफ है, कुछ भाग इंडिया में, तो उसकी अगर हम बाउंड्रीज में जाते हैं तो जो हमारी जो बाउंड्री है वहां का जो एरिया कैसा, वो डेजर्ट एरिया है। अगर आपको उस डेजर्ट एरिया को देखना है तो आप लोग घूमने जा सकते हैं जैसलमेर। और बेटा जैसलमेर में की जो आंधी तूफान है वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। वहां पे जो चक्रवात आता है बहुत तेजी से आता है, जो वहां का आंधी तूफान है जैसलमेर में भी बहुत तेजी से आता है। तो जो आपको जैसलमेर वाला जो एरिया है जो इंडो पाकिस्तान में आता है, यानी आधा भाग इंडिया में आधा पाकिस्तान में, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है। यू कैन ऑल्सो विजिट दैट प्लेस। नेक्स्ट टॉपिक इज कोस्टल प्लेन्स। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कोस्टल प्लेन्स। अभी कोस्टल प्लेन क्या होते हैं, मैंने आपको एक बार बताया था कि जो कोस्टल एरियाज बताए थे ना, याद करो। यस, जो आपके पानी के साइड वाले जो एरिया होते हैं उसे हम कोस्टल लाइन कहते हैं ना। ये वाला जो एरिया है, यानी यहाँ वाटर है, इधर भी वाटर, इधर भी वाटर सॉरी। तो ये जो वाटर है ये हम कोस्टल लाइन कहलाता है। तो ये कोस्टल लाइन वाली यानी ये वाले जो क्षेत्र हैं, ये इधर साइड का जो क्षेत्र है और आपका इधर का जो क्षेत्र है, ये आपके कोस्टल प्लेन्स कहलाते हैं, यानी तटीय मैदान। क्या कहते हैं इनको, तटीय मैदान कहते हैं, क्योंकि पानी के पास वाला क्षेत्र है ना, इस वजह से इन क्षेत्रों को हम कोस्टल प्लेन के नाम से जानते हैं।
We have also known about eastern coast and western coast, but apart of from this, we can also call this coastal plains. ओके बच्चों, हम इसको ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के नाम से तो जानते ही थे, साथ ही साथ इसको हम कोस्टल प्लेन के नाम से भी जानते हैं. ये आपका द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट. आपको पता है कि जो कोस्टल लाइन वाली जो एरिया है, तो आपका ईस्ट साइड में क्या है, आपका ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट में अरेबियन सी है. जो इनके किनारों वाला जो भाग है उन्हीं को हम कोस्टल प्लेन के नाम से जानते हैं, जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से भी इनको जाना जाता है. और कैसा हमारा नैरो कोस्टल स्ट्रिप है, कैसी हमारी सकरी हुई है, सकरी यानी छोटी छोटी. जैसे यहाँ तो पानी बह रहा है और यहाँ की जो भूमि है, ये यहाँ की जो भूमि है ये पतली पतली, तो ये कैसी हमारी नैरो है, सकरी हुई है. क्योंकि इसके बाद तो फिर रेंजेस आ जाती है ना, पहाड़ियां वगैरह आ जाती है, मैदानी इलाके आ जाते हैं. तो यहाँ की जो एरिया है, जो नैरो वाला जो एरिया है, ये हमारा कोस्टल लाइन कहलाता है. बे ऑफ बंगाल किधर है आपका, ईस्ट में, इधर बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल, और इधर क्या आपका अरेबियन सी, राइट. तो बे ऑफ बंगाल आपका ईस्ट में और अरेबियन सी वेस्ट में. अच्छा, कोई बताएगा फिर से कि ये बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड है और अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है, याद करो थोड़ा. अगर आपने फर्स्ट वीडियो अच्छे से सुना होगा और समझा होगा तो आपने देखा होगा कि जो बे ऑफ बंगाल है उधर हमारा कौन सा आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार, और जो अरेबियन सी है उधर साइड में हमारा कौन सा, लक्षद्वीप, राइट. तो जो इनका जो क्षेत्रीय मैदान है वो कैसा हमारा नैरो है, राइट. द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविचेस बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी. अब देखो सैंडविच क्या होता है, दो भागों के बीच में जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, यानी जो अरेबियन सी वाला ये वाला जो पार्ट है, देखो क्योंकि ये नैरो है ना ये वाला, तो इधर तो आपका अरेबियन सी हो गया और इधर आपके रेंजेस हो गई और प्लेन एरियाज भी हो गए. तो ये वाला जो पानी के पास वाला जो भाग है, तो इसी को हम सैंडविच के नाम से जानते हैं, या इसी को हम सैंडविच के नाम से जानते हैं. जो हमारा सकरी भाग है, ये बीच, इधर हमारा मट्टी अच्छी खासी, इधर का जो भूभाग है पानी वाला के पास का जो बिल्कुल पास का जो एरिया है, इसी को हम सैंडविच के नाम से जानते हैं, जो कि अरेबियन सी और वेस्टर्न कोस्ट के बीच में आता है, राइट. इस नैरो प्लेन, और ये कैसा आपका नैरो प्लेन, सकरा हुआ भूभाग है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 sections. द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण, यानी कि इसका जो आपका जो 3 सेक्शन में डिवाइड है, ये जो पार्ट है कितने सेक्शन में डिवाइड है, 3 सेक्शन में डिवाइड है. एक तो नॉर्थन पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड, जो आपका नॉर्थन पार्ट आता है, नॉर्थन पार्ट कौन सा, उत्तरी भाग, इसको हम कोंकण के नाम से जानते हैं. और कोंकण के क्षेत्र में कौन कौन से स्टेट आते हैं, मुंबई एंड गोवा. फिर से समझ लो कि जो हमारा वेस्टर्न का जो पार्ट है उसको हम कोंकण के नाम से जानते हैं, और कोंकण का पार्ट वाले भाग में कौन से स्टेट आते हैं, मुंबई एंड गोवा. सेकेंड इज सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन, कि जो हमारा मध्य भाग है, यानी जो बीच वाला जो भाग है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, कन्नड़ मैदान के नाम से जानते हैं. किस नाम से जानते हैं, कन्नड़ के नाम से. और फिर लास्ट का वजह यानी साउथर्न स्ट्रेच, इसको हम मालाबार कोस्ट जानते हैं. थ्रू द मैप समझेंगे, फिर देखना आएगा आपको समझ में. ये मैं डायग्राम इरेज करके इसी के साथ आपको समझाती हूँ दोबारा. इरेजर, बस 1 सेकेंड बच्चों, क्योंकि मैप के थ्रू मैं बनाने की कोशिश करें, फिर आपको मैं लेकर आऊंगी मैप भी. ये अब देखो किसको कोंकण कहते हैं और किसको मालाबार कहते हैं. देखो यहाँ का जो भूभाग है ये क्या, सैंडविच कहलाता है, राइट, है ना. ये नैरो है, सकरा हुआ है. फिर ये देखो अगर हम इसी भूभाग को भी डिवाइड करें तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, इधर क्या हो गया, साउथ, राइट, और ये हो गया हमारा सेंट्रल पार्ट. तो जो हमारा ये वाला जो पार्ट है इसको हम किस नाम से जानेंगे, यानी जो हमारा नॉर्थ वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला भूभाग, ये भी पार्ट है, जो मैदान है ना, तो इस मैदान के एरिया का जो ऊपर वाला जो भाग है इसको हम किस नाम से आते हैं, कोंकण के नाम से, जहां मुंबई और गोवा आते हैं. कौन कौन से आते हैं, मुंबई एंड गोवा आते हैं. फिर ये नीचे वाला जो पार्ट है
ये साउथ में आ गया ना सबसे नीचे, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? मालाबार। क्या कहते हैं इसको? मालाबार कहते हैं, राइट। फिर बचा ये बीच वाला पार्ट। अब ये जो सेंट्रल पार्ट है, यानी इस भाग का जो हमारा सकरा हुआ पार्ट है, जो कोस्टल प्लेन वाला, जो हमारा बीच वाला जो पार्ट है, उसको हम क्या किस नाम से बोलेंगे? कन्नड़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कन्नड़ के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, अब ये समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करें, इसको फिर से समझें, ठीक है ना। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। मैं थ्रू द मैप पूरी से पूरी कोशिश की आपको समझाने की। फिर आपका ये आता है, द प्लेन्स लॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल इन द नॉर्थन पार्ट। इट इज referred to the northern career while the southern part is known as कोरोमंडल। कि जो आपका जो बे ऑफ बंगाल की साइड में जो पार्ट आता है वो तो हमारा कौन सा था? अरेबियन सी वाला था। अब जो बे ऑफ बंगाल वाला जो पार्ट है हमारा, वो कैसा? वाइड है, चौड़ा है। फिर से देखो, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी, राइट। तो ये वाला जो पार्ट था हमारा कैसा था? नैरो था, यानी पतला है ये। और ये वाला जो पार्ट है वो कैसा हमारा? चौड़ा है, वाइडली है। कैसा हमारा? चौड़ा है। अब ये चौड़े वाले पार्ट को भी इधर हमारा क्या हो गया? नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, और ये सेंट्रल का पार्ट हो गया, राइट। तो जो हमारा साउथर्न पार्ट है, यानी कि ये नीचे वाला, उसको हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल। यानी ये जो पार्ट है हमारा क्या कहलाता है? कोरोमंडल पार्ट कहलाता है। ये जो नीचे वाला हिस्सा है, राइट। और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम किस नाम से जानेंगे? जो हमारा ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम किस नाम से जानेंगे? कैरियर। ये लिखा है ना, शिकार, शिकार लिखा है, कैरियर क्या बोलेंगे इसको? शिकार बोल दो, ठीक है, शिकार। जो नॉर्थन वाला जो पार्ट है, यानी कि जो उत्तरी भाग वाला जो पार्ट है, उसको हम किस नाम से जानेंगे? शिकार के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे इसको? शिकार। यानी कि जो ये वाला जो पार्ट है वो कहलाता है शिकार, राइट। में आप कह सकते हो मैम कि जो ईस्ट साइड का जो पार्ट है वो हमारा बे ऑफ बंगाल की साइड में आता है, कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन वाला जो पार्ट ईस्ट साइड का है वो हमारा कैसा? वाइडली है। थर्ड इज कि जो वाइडली के साथ साथ जो हमारा नॉर्थ वाला जो भूभाग है उसे हम शिकार कहते हैं, और जो साउथ वाला जो पार्ट है उसको हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं, कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। आई होप बच्चों आपको इतना समझ में तो आया होगा। इनको समझने की कोशिश करें बच्चों, थोड़ा टिपिकल है बट नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट। लार्ज रिवर एज द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। यहाँ से ही कुछ नदियां जो मेन रिवर हैं वो कौन कौन सी नदियां आती हैं यहाँ से? कृष्णा, महानदी, कावेरी, गोदावरी। कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यहाँ को निकलती है, जो कि ये डेल्टा बनाती हैं। अब डेल्टा क्या होता है? आप में से कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, मैं फिर से बता दूं आपको। जब ये नदियां, जैसे मान लो यहाँ बनाती हुई थोड़ा सा डायग्राम, ये वाला पार्ट हमारा चौड़ा है ना। अब जब यहाँ नदियां, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सारी नदियां बहकर आती हैं। जब बहकर आती हैं तो यहाँ पे अपने साथ कुछ डिपॉजिट्स लेकर आती हैं, कुछ गंदगी लेकर आती हैं, कुछ मिनरल्स लेकर आती हैं। तो यहाँ आते आते ना ये यहाँ थोड़ा जमा हो जाता है, जो अपनी गंदगी वगैरह और जो मिट्टी लेकर आई है अपने साथ यहाँ जमा हो जाती है, ठीक है, नदियां। तो इस वजह से जब यहाँ आकर जमा हो जाती है तो यहाँ क्या बन जाती है? डेल्टा बनाती है। कौन कौन सी नदियां? कावेरी, महानदी, गोदावरी। आपको ये समझ में आया? क्योंकि तो जमा हुआ ये जो पार्ट होता है, जो नदियां अपने साथ बहाकर लेकर आती हैं, जो कंकड़ पत्थर, गंदगी, कुछ भी कह लो, जो बहाकर लेकर आती हैं, और जो बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले यहाँ पर रुक जाते हैं, इस एरिया में, कोस्टल एरिया में रुक जाते हैं, तटीय मैदान की तरफ रुक जाते हैं। इस वजह से ये अपना क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। आई होप आपको ये डेल्टा वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर है आपकी लेक चिल्का। अच्छा, यहाँ की जो फेमस झील है उसका नाम क्या है? चिल्का झील। जो हमारे यानी ईस्ट साइड में जो झील कौन सी फेमस है? चिल्का झील फेमस है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है बेटा? क्योंकि यहाँ पे जो खेती वगैरह करने के लिए भाई पानी तो चाहिए ना। तो जो चिल्का झील के बारे में थोड़ा ये
दिया हुआ है कोट, द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। जो चिल्का झील है वो कैसी है हमारी, खारे पानी की झील है भाई। कैसी झील है, खारे पानी की झील है, और इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी, चिल्का झील। और मीठे पानी की अगर पूछे तो आप लोगों को पता है कौन सी है, कोई बता सकता है, नहीं पता? तो देखो मीठे पानी की झील है वुलर झील। कौन सी है, वुलर झील। और खारे पानी की कौन सी झील है, चिल्का झील। ओके, इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये किधर बहती है, किधर है ये, उड़ीसा में है। टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा, और साउथ में ये क्या बनाती है, महानदी डेल्टा भी बनाती है। यानी कि जो चिल्का झील है वो हमारी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इंडिया की सबसे बड़ी झील खारे पानी की चिल्का है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा में दक्षिण में स्थित है। यानी जहां जो महानदी अपना डेल्टा बनाती है ना, वहीं पर ये चिल्का झील स्थित है। राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका आइलैंड, द आइलैंड। आइलैंड समझो बच्चों क्या होते हैं आइलैंड। वैसे तो हमारे इंडिया के कौन कौन से, लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार। राइट। तो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, आज हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ब्रीफली हमने फर्स्ट वीडियो में समझा था और आज हम इसको डिटेल में करेंगे। तो आपने पहले से पढ़ रखा है ना ये आइलैंड के बारे में। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज अ वास्ट मेनलैंड बिसाइड दिस, बहुत ज्यादा वास्ट एरिया है इसका। द कंट्री हैज 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड, और इसके 2 आइलैंड भी हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दीज आइलैंड ग्रुप। ये जैसे आपका देखो ये इंडिया है ना, ये पूरी भूमि जा रही है ना। अब ये यहाँ देखो ये वाला एरिया, यहाँ पे पानी है, फिर यहाँ पे ये सारा क्या है, ये जमीन है, और जमीन के ऊपर घास मैदान और काफी सारी वनस्पतियां, पेड़ पौधे, जंगल, बहुत ज्यादा घने जंगल होते हैं। तो ये क्या है, आइलैंड पर स्थित है। तो ये क्या है, जिसके चारों ओर, जिस वाटर बॉडीज के चारों ओर पानी ही पानी हो। आइलैंड क्या होते हैं, जिस लैंड के चारों ओर, जिस भूमि के चारों ओर पानी ही पानी हो, उसको हम आइलैंड के नाम से जानते हैं, यानी द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। नाउ आप देखो, ये देख सकते हो आप लोग कि लोकेटेड द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लेइंग क्लोज टू द, ये मैंने बता दिया, मालाबार कोस्ट। नीचे वाला जो पार्ट था आपका मालाबार कोस्ट कहलाता है ना, किधर, लक्षद्वीप आइलैंड की तरफ। और लक्षद्वीप आइलैंड किधर है, कोई बताएगा मुझे? यस, वेस्टर्न घाट में। और वेस्टर्न घाट में किधर, यस, नैरो पार्ट है वेस्टर्न घाट का, और जो नीचे का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, मालाबार। और जो नॉर्थ साइड का पार्ट क्या कहलाएगा, ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। और सेंट्रल पार्ट को क्या कहते हैं और नॉर्थन पार्ट को क्या कहते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये नीचे का जो पार्ट है मालाबार कोस्ट, उसी के पास है केरला, और केरला के पास ही थोड़ी दूरी पर क्या पड़ता है आपका, लक्षद्वीप आइलैंड पड़ता है। ठीक है ना। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। ये किससे बना हुआ है, कोरल से बना हुआ है। कोरल क्या होते हैं, कोरल होते हैं बच्चों, जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ जानवर वगैरह मर जाते हैं, है ना, और कुछ जानवर वगैरह दफन हो जाते हैं, उनकी वजह से जब बॉडी ऊपर आ जाती है और फिर वो मिट्टी की फॉर्म में बन जाती है, वो हमारा कोरल कहलाते हैं वो। और जब कोरल बहुत सारे मिल जाते हैं छोटे छोटे समूह में, फिर वो क्या बन जाते हैं, आइलैंड बना लेते हैं अपना। तो उन्हीं को हम कोरल आइलैंड कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि आपका जो लक्षद्वीप है किस टाइप का आइलैंड है, तो आप बोलेंगे कि हमारा कोरल आइलैंड है। और आपको कोरल आइलैंड का मीनिंग भी पता है अब, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। अर्लियर दे वर नोन एज लक्षद्वीप, यानी कि इसको जो हम पहले जमाने में, यानी अर्लियर यानी बहुत पुराने जमाने में, इसको हम किस नाम से जानते हैं, कोरल को ना प्रवाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवाल। तो जो हमारा लक्षद्वीप है उसको हम पहले बहुत पहले क्या कहते थे, लकाद्वीप के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, लकाद्वीप के नाम से जानते थे। फिर मैनिकॉय एंड एमीदेव, और इसके और भी नाम थे, कौन से, मिनिकॉय और एमिन द्वीप, यानी मिनिकॉय और एमिन द्वीप के भी नाम से जानते थे। किसको, लक्षद्वीप को। बट इन 1973 में इसका नाम बदलकर क्या कहला दिया भाई, लक्षद्वीप रख दिया। यानी 1973 से पहले हम इसको लकाद्वीप और मैनिकॉय और एमिन द्वीप के नाम से जानते थे, बट 1973 के बाद इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया है।
इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर मीटर। ये इसका जो एरिया है कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर है। एंड आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। और यहाँ का जो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, यानी जो इसका प्रशासनिक मुख्यालय है, वो कहाँ स्थित है आपका, जो लक्षद्वीप की जो करावती नाम का जो स्थान है, यानी लक्षद्वीप का जो करावती नाम का स्थान है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है, प्रशासनिक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, करावती में। अगर पूछे आपसे करावती कहाँ पड़ता है तो आप बोलेंगे लक्षद्वीप में। दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। जो यहाँ का जो आइलैंड है यानी जो लक्षद्वीप है, यानी कि बहुत ज्यादा फ्लोरा एंड फोना के लिए बहुत ज्यादा ये फेमस है। फ्लोरा और फोना क्या होते हैं बेटा, कई टाइप के जीव जंतु। तो जो जीव जंतु होते हैं वो आपके आते हैं फोना में, और फ्लोरा में आती हैं जो आपकी वनस्पतियां, फूल वगैरह, ये सारे क्या आते हैं, फोना में आते हैं, फ्लोरा में। तो ये फ्लोरा एंड फोना के लिए आपको फेमस है। फ्लोरा किस लिए, फ्लावर वगैरह और वनस्पतियों के लिए, और फोना आपका एनिमल्स के लिए यूज होता है। तो यहाँ का वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा विभिन्नता है, यानी कई कई प्रकार की हमें ये देखने को मिलती है। द पित्ती आइलैंड, यानी कि जो आपका जो पित्ती आइलैंड है, विच इज अनइनहैबिटेड हैज अ बर्ड सेंचुरी। यहाँ पे एक पित्ती नाम का आइलैंड है जहां पर बर्ड सेंचुरी भी है। यानी जो लक्षद्वीप आपसे पूछे कि जो पित्ती आइलैंड है वहां पे कौन सी सेंचुरी है, तो आप बोलेंगे बर्ड सेंचुरी है। किस, कहां पर, पित्ती आइलैंड पर। पित्ती आइलैंड कहां पड़ेगा आपका, लक्षद्वीप पर पड़ेगा, यानी लक्षद्वीप समूह पर पड़ेगा। ओके, ये आपके कोरल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कोरल होते क्या है। देखो जो मैंने समझाता है तो वही, जो कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच लिव इन कॉलोनीज। यानी कि जो प्रवाल प्लाप्सी होती है, जो कम जीवित रहने की वजह से छोटे छोटे जो सूक्ष्म प्राणी होते हैं जो कि ग्रुप में रहते हैं। दे फ्लोरिशिंग इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर्स। और ये क्या होते हैं, जब ये जीवित नहीं रहते हैं तो उसकी वजह से इनके जो कंकाल वगैरह हैं वो क्या होते हैं, छिछले हो जाते हैं, और गर्म पानी की वजह से ये ऊपर आ जाते हैं। जिनकी जो फॉर्मेशन है कैसी हो जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बन जाते हैं। वो पानी गर्म होने की वजह से जो इनकी हड्डियां वगैरह वो कैसी बन जाती हैं। कोई पूछे कोरल किसकी फॉर्मेशन क्या होता है उसमें, तो आप कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं कोरल में। तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में। द कोरल स्क्रेनेशन एंड देयर स्केलेटन फ्रॉम द कोरल डिपोजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। यानी जो आपके जो प्रवाल है, इनकी जो अस्थियां वगैरह ये टीले से बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, इनके रीफ्स बन जाते हैं। रीफ यानी कि टीले से बन जाते हैं। जब ये मरकर ऊपर आते हैं, इनकी हड्डियां वगैरह जब ये जीवित नहीं रहते तो कार्बोनेट बन जाते हैं। इसकी वजह से क्या बन जाती है, टीले से बन जाते हैं। टीले की वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे पीछे के जो बैकग्राउंड है ये क्या टीले से बने हुए हैं ना, ये इस तरीके से, तो ये टीले से बन जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ। जो ऑस्ट्रेलिया, सोचो कितना बड़ा देश है, जो ऑस्ट्रेलिया है वो आपका ये फर्स्ट कोरल रीफ है। कैसा है, फर्स्ट कोरल रीफ है। एंड ऑटलस आर सर्कुलर और हॉर्स शो शेप्ड कोरल लीव्स। और जबकि ऑस्ट्रेलिया भी आपका बहुत ज्यादा तटीय वाला प्रवाल है, ये प्रवाल का है। इसके साथ साथ ही आपका ये ऑटलस, क्या आपका ऑटलस और ये आपका हॉर्स शो शेप्ड भी कोरल रीफ्स में आते हैं। आई होप आपको और क्लियर हो गया होगा ये कोरल रीफ्स होते क्या है। वैसे तो वही है जो मैंने आपको इससे पहले समझाया था। फिर आपका हम आइलैंड के बारे में पढ़ रहे थे ना। नाउ यू सी elongated chain of island located in Bay of Bengal extending from the north to south। पहले तो हमने किसके बारे में पढ़ा था, अरेबियन सी। अरेबियन सी में तो है ना आपका ये लक्षद्वीप। अब हम बे ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ में। दीज आर अंडमान एंड निकोबार। और यहाँ कौन से आइलैंड मिलते हैं हमें, अंडमान और निकोबार आइलैंड मिलते हैं। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर नंबरस एंड स्कैटर्ड। ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं। जो अंडमान और निकोबार है ये कैसे हैं, बहुत ज्यादा बड़े द्वीप समूह हैं। इट इज बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। इनको कहा गया है कि जो इन आइलैंड की जो फॉर्मेशन हुई है वो कैसी है, इन आइलैंड की जो इनका विकास हुआ है, वो इसका जो विकास हुआ है कैसा है,
सबमरीन माउंटेन्स हैं। सबमरीन माउंटेन्स यहाँ पे मतलब कुछ महत्वपूर्ण शिखर भी हैं। यहाँ पर कुछ निकोबार और अंडमान और निकोबार में कुछ महत्वपूर्ण शिखर भी हैं, राइट। दीज आइलैंड्स ग्रुप आर ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर द कंट्री। यह आइलैंड हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। यहाँ भी हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं देखने को मिलती है, फ्लोरा एंड फोना यानी वनस्पतियों की और पशुओं की। इन दिस ग्रुप इज आइलैंड टू। यह भी आइलैंड का एक ग्रुप है, यानी छोटे छोटे समूह में आइलैंड है, उनका एक ग्रुप है। दीज आइलैंड लाइज क्लोज टू इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट and has thick forest cover। जो यह द्वीप है वो कैसा है, बहुत ज्यादा विविधता पाई जाने वाला फ्लोरा और फौना है। साथ ही साथ जो इसकी आकृति है वो कैसी है हमारी, एक ये जो इक्वेटर लाइन है ना हमारी, जो इक्वट विषुवतीय रेखा जो है उसके पास है, इक्वेटर लाइन के पास है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट है यहाँ का, जैसा यानी जैसा क्लाइमेट हमारा इक्वेटर पे रहता है वैसा ही क्लाइमेट हमें इस आइलैंड पर देखने को मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार पर। और यहाँ के थिक फॉरेस्ट हैं, यहाँ के जो फॉरेस्ट है किस तरीके से, बहुत ज्यादा थिक हैं, बहुत ज्यादा घने हैं। फिर आपका इंडिया, देखो ये थोड़ी जानकारी दे दी। इंडिया इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो फाउंड ऑन बैरन आइलैंड। इंडिया की इकलौती एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम क्या है, बैरन है। वॉल्केनो क्या है, एक्टिव वॉल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है और जिसका नाम क्या है, बैरन है। क्या है, बैरन। आपसे पूछे इंडिया की कौन सी एक्टिव वॉल्केनो है तो आप बोलेंगे बैरन। और बैरन कहाँ पड़ती है आपका, ये पड़ता है अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है ना। तो ये आपको पता है कि यहाँ की जो क्लाइमेट कैसी, इक्वेटोरियल है। अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट्स द यूनिक फीचर्स ऑफ ईच रीजन्स। जो यहाँ की आकृति का जो भूभाग है वो कैसा है, यहाँ की जो फिजियोग्राफिक यूनिट से हाईलाइट करती हैं, यूनिक फीचर्स हैं, यानी बहुत ज़्यादा विशेष हैं, बहुत ज़्यादा अद्भुत हैं। It would, however, be clear that each region complements the other and makes the country richer in its natural resources। यह नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसका जो भूभाग है वो ईच रीजन, इसका जो भूभाग है एक दूसरे पे डिपेंड भी करता है, ये ना। अदर मेक्स कंट्रीज रिचर, और ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स के लिए रिचर है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर ऑफ द फॉरेस्ट वेल्थ। यहाँ पे माउंटेन्स भी पाए जाते हैं कुछ, और यहाँ पे वाटर फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, यानी पानी भी बहुत अच्छी मात्रा में, जब पानी बहुत अच्छी मात्रा में होगा तभी तो वन संसाधन ज़्यादा अच्छे होंगे, राइट। फिर है आपका द नॉर्थन प्लेन्स आर ग्रेनियर ऑफ द कंट्री। जो हमारा उत्तरी भूभाग है, वो ज़्यादा कैसा है हमारा, उत्तरी भूभाग कैसा हमारा, ग्रेनियर से, यानी बहुत ज़्यादा अन्न देने वाला है। जो इसका जो नॉर्थन प्लेन है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाया जा सकता है। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्लियर सिविलाइजेशन। और हमें पुरानी जो सभ्यता थी, प्राचीन सभ्यता में इसका विकास देखने को मिलता है कि यहाँ पे लोग पहले किस तरीके से अनाज उगाते थे। द प्लेट्यू इज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। यहाँ बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, एक तरह से ये जो मिनरल्स क्या होते हैं, खनिज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खनिजों का भंडार है, स्टोर हाउस यानी बहुत ज़्यादा भंडार है। विच हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री। लेकिन जो औद्योगिकरण के लिए जो भी चीज़ें की आवश्यकता होती है वो इसमें अपना रोल निभाता है, क्रूशियल रोल निभाता है, अपना विशेष योगदान देता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, औद्योगिकरण के लिए। कौन सा आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार। द कोस्टल रीजन्स एंड आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज। यह जो हमारा तट है वो जो हमारा फिशिंग एक्टिविटीज है, यानी जो मत्स्य पालन के लिए और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग है, यानी किसी भी काम करने के लिए, फिनिशिंग वगैरह के लिए और भी कई चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा साइट उपयोगी है। Thus the diverse physical features of the land have immense future possibility of development।
इस प्रकार हमारी ये भविष्य में संभावनाएं रहती हैं कि यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका विकास करने में हमें इससे फ़ायदा ही मिलेगा। इसका अगर हम डेवलपमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी डेवलपमेंट करेंगे तो हमें हमारे लिए इसका हमें ही फ़ायदा होगा। हमारी फिजिकल फीचर्स ही हमें फ़ायदा प्रोवाइड कराएंगे। कौन सा आइलैंड? अंडमान एंड निकोबार। देखो बच्चों, एक बार और बता दूं मैं आपको, जो लक्षद्वीप है वो कोरल आइलैंड कहलाता है, लेकिन जो आपका अंडमान एंड निकोबार है इसको हम ज्वालामुखी इसकी फॉर्मेशन से बना हुआ है। ये किसकी फॉर्मेशन से बना हुआ है? ज्वालामुखी की फॉर्मेशन से बना हुआ है। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आए हों। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जितने भी पॉइंट मैंने कुछ पॉइंट बनाए, आपको 4 से 5 आपको मैप, फिजिकल मैप परचेज करने। उसके बाद ये छोटी छोटी चीजें, माउंटेन्स, रिवर्स, कोस्टल लाइन्स एंड कोस्टल एरियाज, राइट, ये सारी चीजें आपको ड्रॉ करके और अपने मैप पर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इनके क्वेश्चन आंसर लर्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। और कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको एक्सप्लेन करते हैं थ्रू योर लैंग्वेज। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। और आप बच्चों इसको अच्छा लगे तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि उससे भी इनको हेल्प होगी। हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए जैसे भी हो। अब इसमें कोई पैसे तो लगते नहीं है, जिस भी तरीके से हमें हेल्प कर सकते हैं उनकी हेल्प करो। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बच्चों, टेक केयर।